नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ दूसरी हत्या नॉवल का 5वां पार्ट। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं दूसरी हत्या नॉवल का पार्ट 5। किसी ने सुनील को धीरे से हिलाकर जगाया। आंखें खोलते ही सुनील ने सबसे पहले अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। 12:30 बज चुके थे। भरी दोपहर की चमकीली धूप का प्रकाश कमरे की खिड़की से भीतर आ रहा था। फिर उसने आंखें मिचमिचाकर उस आदमी को देखा जो उसके सामने खड़ा था। वो जौहरी था। जौहरी यूथ क्लब का सदस्य था और रमाकांत का सबसे विश्वास पात्र आदमी था। मुझे अभी मालूम हुआ है कि आप क्लब में हैं, जौहरी बोला। कोई खास बात हो गई है क्या? सुनील ने सशंक स्वर से पूछा। जी हाँ, कई खास बातें हो गई है। क्या? सुबह 6:15 बजे के करीब इंस्पेक्टर प्रभुदयाल यहाँ आया था। वो रमाकांत को गिरफ्तार करके ले गया है। किस इल्जाम में? ये मुझे नहीं मालूम, और रमाकांत के कमरे में एक बिल्ली मौजूद थी, उसे भी प्रभुदयाल अपने साथ ले गया है। सुनील विचारपूर्ण स्वर से बोला। और वो रमाकांत से आपके बारे में भी पूछ रहा था। उसके कथा अनुसार आप अपने फ्लैट पर नहीं थे, यानी कि प्रभुदयाल मुझे भी गिरफ्तार करना चाहता था। ऐसा ही लगता है। और कालीचरण नाम का विद्या का माली इस समय पुलिस की हिरासत में है। क्या? जी हाँ, मुझे पुलिस हेडक्वार्टर पर मौजूद अपने कांटेक्ट से मालूम हुआ है कि किसी गुमनाम व्यक्ति ने सवेरे पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके प्रभुदयाल को बताया था कि कालीचरण केस से संबंधित एक महत्वपूर्ण गवाह है, जिसे आप एकदम पुलिस की नाक के नीचे से निकाल कर ले गए थे, और आपने उसे पटेल रोड पर स्थित पंजाब होटल के कमरा नंबर 355 में छुपा कर रखा हुआ है। प्रभुदयाल ने फौरन वहां जाकर कालीचरण को अपनी हिरासत में किया था। मैंने सुना है कि उसने आपके खिलाफ पुलिस को बड़ा खतरनाक बयान दिया है, और विद्या अस्पताल से अपनी कोठी पर पहुंच गई है, और गोरखा चौकीदार जो गोली का शिकार हुआ था इस वक्त खतरे से बाहर है। मैंने कल रमाकांत को कुछ बातें पता लगाने के लिए कहा था। इस विषय में भी सुन लीजिए। हीरानंद के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। हमें केवल इतना ही मालूम हुआ है कि आज से 10 साल पहले वो ईश्वरलाल का पर्सनल सेक्रेटरी था और ईश्वरलाल की कोठी में ही रहता था। ईश्वरलाल के गायब होने के बाद वो विद्या द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया था। पिछले 1 साल से वो ब्लिस होटल में रह रहा था और उसकी आय का कोई साधन नहीं था, लेकिन रुपए पैसे की उसके पास कमी नहीं थी। वो ब्लिस होटल के सबसे बढ़िया कमरे में रहता था और हमेशा समय पर अपना किराया चुकाता था। वो बढ़िया शराब पीता था और ऊंचे दर्जे की पेशेवर लड़कियों से संबंध रखता था, यानी कि अब तक बिना कुछ किए धरे भी ठाठ से जिंदगी गुजार रहा था। ऐसा ही मालूम होता है। तुम्हारी बताई तमाम बातें तो इसी बात की ओर संकेत करती हैं कि उसे कहीं की कमाई थी। मेरा भी यही ख्याल है। संभव है वो कोई लुका छिपा अपराधी भी हो, जैसे स्मगलिंग करता हो या किसी को ब्लैकमेल करता हो। और आपने ईश्वरलाल के रुमाल पर बने जिस लॉन्ड्री के निशान के बारे में पूछा था, संयोगवश उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी जानकारी मिल गई थी। हमने जिस पहली लॉन्ड्री से पूछताछ की थी, उसके एक कर्मचारी ने उस निशान को पहचान लिया था। उसके कथानुसार वो निशान एक अन्य लॉन्ड्री का था जो 6 साल पहले बंद हो चुकी है। वो कर्मचारी पहले उस बंद हो चुकी लॉन्ड्री में काम करता था। और कोई बात? और अपने पुलिस हेडक्वार्टर के कांटेक्ट से ही हमें मालूम हुआ है कि हीरानंद की खोपड़ी से निकली गोली, गोरखे चौकीदार के शरीर से निकली गोली और विद्या के कमरे के द्वार की पैनल से निकली गोली तीनों 38 कैलिबर की एक ही रिवॉल्वर से चलाई गई है। जौहरी चुप हो गया। बस। सुनील बिस्तर से निकल पड़ा। अब आप क्या करेंगे? जौहरी ने पूछा। जरा हुलिया सुधार लूं और थोड़ी पेट पूजा कर लूं, फिर पुलिस हेडक्वार्टर जाऊंगा। प्रभुदयाल के पास? हाँ, वो आपको गिरफ्तार कर लेगा। नहीं जाऊंगा तो भी गिरफ्तार कर लेगा। अगर उसके पास मेरे खिलाफ कुछ हो तो वो मुझे यूं आसानी से थोड़ी ही छोड़ देगा। जौहरी फिर नहीं बोला। सुनील पुलिस हेडक्वार्टर में प्रभुदयाल के कमरे में पहुंचा। कमरे में रमाकांत, कालीचरण, 2 सब इंस्पेक्टर और एक पुलिस स्टेनोग्राफर मौजूद था। आओ डैनियल, प्रभुदयाल उस स्वर से बोला। मेरा नाम डैनियल नहीं है। मैंने सुना है कि जो शख्स शेरों की मान में स्वेच्छा से जा घुसा था उसका नाम डैनियल था। सुनील ने उत्तर नहीं दिया। वो कुर्सी घसीटकर रमाकांत की बगल में बैठ गया। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए, प्रभुदयाल बोला।
उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। मैं सारे शहर में तुम्हारी तलाश करवा रहा था। किस लिए? सुनील ने पूछा। जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं, तुम और रमाकांत कल रात को कालीचरण को मेरी नाक के नीचे से निकाल कर ले गए थे। पिछली रात को अगर तुमने और रमाकांत ने कालीचरण के मामले में अपनी टांगें ना अड़ाई होती तो विद्या की कोठी पर ही मेरा और कालीचरण से सामना हो गया होता और फिर ईश्वरलाल को कालीचरण के क्वार्टर से यूँ दोबारा गायब होने का मौका ना मिलता। तुम्हारे किसी दुश्मन की टेलीफोन कॉल से हमें ये तो पता लग गया कि कालीचरण को तुमने कहाँ छुपाया हुआ है, लेकिन तुम्हारा दोस्त रमाकांत ये बताने को तैयार नहीं है कि इसने ईश्वरलाल को कहाँ छुपाया है। इसने ईश्वरलाल को छुपाया है? बिल्कुल। कालीचरण का बयान और हालात इसी बात की ओर संकेत करते हैं। पिछली रात जो ही कालीचरण ने तुम लोगों को बताया कि ईश्वरलाल इसके क्वार्टर पर है, तुमने रमाकांत को उसके क्वार्टर की ओर रवाना कर दिया और स्वयं कालीचरण को बातों में उलझाते रहे। तुम्हारी जानकारी के लिए हमने उस टैक्सी वाले को भी खोज निकाला है जो रमाकांत को अस्पताल के समीप से बैठा करके जे कॉलोनी के 40 नंबर क्वार्टर के सामने छोड़कर आया था और 40 नंबर क्वार्टर में कालीचरण रहता है। जब तक तुम और कालीचरण यहाँ पहुंचे तब तक रमाकांत ईश्वरलाल को वहां से निकाल कर ले जा चुका था। लेकिन मेरे बाप, रमाकांत झल्लाकर बोला, मैं 36 बार दोहरा चुका हूँ कि जब मैं कालीचरण के क्वार्टर पर पहुंचा था तो उस वक्त ईश्वरलाल वहां नहीं था। उस वक्त क्वार्टर पर किट्टी नाम की उस बिल्ली के अलावा कोई नहीं था। तुम 36,000 बार और भी यही बात दोहराओ तो भी मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होगा। अभी देखना, तुम्हारा यार भी यही कहेगा कि कालीचरण की पंजाब होटल में मौजूदगी से उसका कोई वास्ता नहीं है। नहीं कहेगा, सुनील धीरे से बोला। क्या नहीं कहेगा? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कालीचरण को पंजाब होटल में नहीं छोड़कर आया, लेकिन तुम कालीचरण से पूछो, ये वहाँ अपनी मर्जी से गया था, लेकिन होटल का किराया तुमने दिया था। इससे क्या होता है? अगर तुम 2-1 दिन होटल में रहना चाहो तो मैं तुम्हारा किराया भी दे सकता हूँ। मजाक मत करो वरना पछताओगे। तुम किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे हो और तुम्हारी ये बात भी गलत है कि मैं इसे पुलिस की नाक के नीचे से निकाल कर ले गया। कालीचरण कोठी पर तुम्हारे से नहीं, विद्या से मिलने आया था और इसको विक्टोरिया अस्पताल में विद्या के पास लेकर मैं गया था। ये बात मैंने किसी से नहीं छुपाई थी कि कालीचरण विद्या से महत्वपूर्ण बात बताना चाहता था। विद्या के कमरे के बाहर तैनात तुम्हारे सिपाहियों को भी मैंने बहुत साफ शब्दों में ये बात बताई थी, लेकिन अगर वे मेरी बात ना सुने तो इसमें मेरा क्या कसूर था? तुम्हें इसको मेरे पास लाना चाहिए था। मैं इसको जबरदस्ती कहीं घसीट कर कैसे ले जा सकता हूँ? अगर ये तुम्हारे पास नहीं आना चाहता था तो मैं इसे कैसे तुम्हारे पास ला सकता था? मैंने कालीचरण के बारे में तुम्हारे आदमियों को बताया था। इस बात से ना तुम इनकार कर सकते हो और ना कालीचरण इनकार कर सकता है। अब अगर तुम्हारी पुलिस फोर्स में सिपाहियों के स्थान पर गधे भर्ती हुए हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ऑल राइट, मेरे सिपाहियों की जल्दबाजी में तुमने अपने बचाव की दलीलें ढूंढ निकाली है, लेकिन रमाकांत के बचाव का ना तुम्हारे पास कोई जवाब है और ना रमाकांत के पास। ये बात साफ जाहिर है कि रमाकांत ने तुम लोगों से पहले जे कॉलोनी पहुंचकर वहां से ईश्वरलाल का अगवा कर लिया था। ईश्वरलाल से तुम्हें क्या लेना देना है? हमें ईश्वरलाल पर हत्या का संदेह है। हमें संदेह है कि उसने हीरानंद की हत्या की है और इस बात का संकेत तुम्हें कालीचरण की गवाही से मिला है। मुझे अपने सारे पत्ते तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पत्ते तो साफ जाहिर है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने पत्ते दिखाता हूँ। प्रभुदयाल, क्या रमाकांत किसी ऐसे आदमी का अपहरण कर सकता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? क्या मतलब? प्रभुदयाल तेरु स्वर से बोला। मेरी 1-2 बातों का जवाब दो, मतलब तुम्हारी समझ में खुद आ जाएगा। तुम क्या पूछना चाहते हो? कल हीरानंद की लाश के पास एक रुमाल में लिपटा हुआ कुछ सामान तुम्हें मिला था और संबंधित व्यक्तियों की शिनाख्त के अनुसार वो सामान ईश्वरलाल का था। सामान में बंधी चीज़ों में एक फाउंटेन पेन और एक घड़ी थी। घड़ी में फिट स्पेशल डायल से मालूम होता था कि उसे शाम को 4 बजे चाबी दी गई थी। क्या कोई आदमी शाम को 4 बजे चाबी देता है? नहीं, लेकिन तुम उससे क्या सिद्ध करना चाहते हो? अभी बताता हूँ। फाउंटेन पेन की हालत कैसी थी? क्या मतलब? क्या वो लिखता था? नहीं, उसकी स्याही सूखी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे काफ़ी अरसे से उसे इस्तेमाल नहीं किया गया था। तुमने रुमाल के कोने में बने लॉन्ड्री के निशान को चेक करवाया? नहीं, प्रभुदयाल तनिक विचलित स्वर से बोला। मैंने करवाया है और तुम्हारी जानकारी के लिए जिस लॉन्ड्री में वो रुमाल धुला है उसे अपना धंधा बंद किए हुए भी 6 साल हो गए हैं और उस रुमाल पर उस निशान के अतिरिक्त किसी दूसरी लॉन्ड्री का निशान नहीं है। क्या ये संभव है कि कोई आदमी एक ही रुमाल को 6 साल तक इस्तेमाल करता रहा हो, अर्थात जो रुमाल आखिरी बार सन 65 से पहले धुला हो वो सन 70 तक उस आदमी के पास सलामत हो और वो भी नया नकोर? तुम क्या कहना चाहते हो? पहले मुझे पूरी बात कह लेने दो, अंत में तुम्हारी समझ में खुद ही आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं सुन रहा हूँ।
सुनील ने देखा प्रभुदयाल के चेहरे से विजेता के से भाव उड़ गए थे जो सुनील ने आते ही उसके चेहरे पर देखे थे। अब वो काफी हद तक चिंतित दिखाई देने लगा था और सुनील की बातों को बड़ी गौर से सुन रहा था। कमरे में मौजूद पुलिस का स्टेनोग्राफर सारा वार्तालाप शॉर्ट हैंड में नोट कर रहा था। कालीचरण के क्वार्टर पर बिल्ली नाम की वो सादत मौजूद थी जो इस वक्त तुम्हारे अधिकार में है। मैं उसके हर एक्शन की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उस बिल्ली के एक्शन ही सारे रहस्य का भांडाफोड़ करने के लिए काफ़ी है। कहते जाओ। कालीचरण के कथानुसार जब ईश्वरलाल ने इसके क्वार्टर का दरवाज़ा खटखटाया था उस वक्त तक कालीचरण अभी बिस्तर की शरण में नहीं पहुंचा था। ये कुछ ही मिनट पहले सिनेमा का आखिरी शो देखकर वापस लौटा था। कालीचरण के कथानुसार ईश्वरलाल ने इससे शरण मांगी। परिणाम स्वरूप कालीचरण ने पिछले कमरे में ईश्वरलाल के सोने का इंतजाम कर दिया। ईश्वरलाल के सोते ही कालीचरण क्वार्टर से बाहर निकल आया और ईश्वरलाल के उसके क्वार्टर पर मौजूद होने की बात विद्या को बताने के लिए शंकर रोड की ओर रवाना हो गया। इसकी गैर हाजिरी में किसी वक्त ईश्वरलाल उसके क्वार्टर से गायब हो गया। इस वक्त इस बात का महत्व नहीं है कि उसे रमाकांत अगवा करके ले गया था या वो खुद वहां से खिसक गया था। जब मैं कालीचरण के साथ इसके क्वार्टर पर पहुंचा उस वक्त बिल्ली सामने कमरे की चारपाई पर बिस्तर में गुच्छा मुच्छा हुई सोई पड़ी थी। दोनों कमरों को मिलाने वाला दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और किचन का दरवाज़ा बंद था। किचन में पड़े आटे के ड्रम से लेकर सामने कमरे तक ज़मीन पर बिल्ली के आटे से सने पंजों के निशान थे। उन निशानों से ऐसा लगता था कि किचन में बिल्ली के पैरों को आटा लगा था। किचन से निकलकर वो पिछले कमरे में आई थी और पिछली चारपाई पर बिछे बिस्तर पर कूद गई थी। इससे जाहिर होता है चारपाई उस वक्त खाली थी। बिल्ली वहाँ टिकी नहीं थी। वो वहाँ से कूदी थी और दोबारा फर्श पर आ गई थी। वहाँ से वो सामने के कमरे में आई थी और सामने के कमरे में बिछे बिस्तर पर जाकर सो गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिल्ली के पैरों में आटा कहाँ से लगा, जबकि किचन का दरवाज़ा और ड्रम का ढक्कन दोनों बंद थे। ड्रम के आसपास थोड़ा सा आटा बिखरा हुआ ज़रूर था, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं था कि बिल्ली के पंजे अच्छी तरह उससे सन जाते। और फिर बिल्ली को बाद में मैं अपने साथ ले आया था। उसके शरीर के बालों में भी आटा फंसा हुआ था। तुम इससे सिद्ध क्या करना चाहते हो? बहुत सी बातें। जैसे बिल्ली का सारा शरीर ही आटे से सना होना जाहिर करता है कि वो किसी समय आटे के ड्रम में ही कूद गई थी। किसी ने किचन का दरवाज़ा और आटे का ड्रम खोला था। बिल्ली उसके पीछे पीछे आ गई थी और शरारत में या अनजाने से आटे के ड्रम में कूद गई थी। ड्रम खोलने वाले ने बिल्ली को ड्रम से निकालकर बाहर फेंक दिया था और बिल्ली मेरे पहले के बयान किए एक्शन को दोहराती हुई सामने के कमरे में पहुंच गई थी। बाद में ड्रम खोलने वाले ने उसका ढक्कन और किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ प्रभुदयाल, इतनी रात गए किसी ने आटे का ड्रम क्यों खोला? क्यों खोला? प्रभुदयाल के मुंह से अपने आप निकल गया। क्या आटे का ड्रम कोई चीज़ छुपाने के लिए लाजवाब जगह नहीं है? सुनील धीरे से बोला। क्या इतनी रात गए किसी का आटे का ड्रम खोलना इस बात की ओर संकेत नहीं करता कि किसी ने उसमें कोई चीज़ छुपाई थी या कोई पहले से छुपाई हुई चीज़ निकाली थी? दोनों ही सूरतों में तुम्हें आटे का ड्रम चेक करना चाहिए। प्रभुदयाल एक सब इंस्पेक्टर की ओर घूमा और तीव्र स्वर से बोला, फौरन कालीचरण के फ्लैट पर जाओ, उस आटे के ड्रम की तलाशी लो और तलाशी के बाद ड्रम को यहाँ ले आओ और ड्रम को इस प्रकार हैंडल करना कि उस पर बने उंगलियों के निशान बिगड़ने न पाए। मैं साथ चलूं? कालीचरण अपने स्थान से उठता हुआ बोला। कोई ज़रूरत नहीं, प्रभुदयाल बोला। कालीचरण फिर न बोला। सब इंस्पेक्टर फौरन अपने कमरे से बाहर निकल गया। साथियों, प्रभुदयाल बोला, जब तक मेरा सब इंस्पेक्टर वापस नहीं लौट आता हम यूं ही यहाँ बैठे मक्खियाँ मारते रहेंगे। कम से कम चाय तो पिला दो, सुनील बोला। मुजरिमों को क्या हर्ज है? प्रभुदयाल के संकेत पर एक सिपाही चाय लेने चला गया। सुनील, एकाएक प्रभुदयाल चिंतित स्वर से बोला, तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। तुम बिल्ली के हर एक्शन को इतना महत्व क्यों दे रहे हो? तुम इससे क्या सिद्ध करना चाहते हो? ज़रा दिमाग पर जोर दो, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि मैं इससे क्या सिद्ध करना चाहता हूँ। केवल ये बातें याद रखो कि कल रात बहुत सर्दी थी। कालीचरण को अपने बिस्तर में घुसने का मौका ही नहीं मिला था और इसके कथा अनुसार उसके वहाँ से निकलते समय ईश्वरलाल पिछले कमरे में सोया पड़ा था। एकाएक रमाकांत के नेत्र चमक उठे। उसने अर्थपूर्ण नेत्रों से सुनील की ओर देखा और मुस्कुराया। रमाकांत की सूरत से लगता था कि उसकी समझ में ये बात आ गई है कि बिल्ली पिछले कमरे के बिस्तर पर टिकी क्यों नहीं थी और मुझे सामने के कमरे के बिस्तर पर सोई क्यों मिली थी। प्रभुदयाल के चेहरे पर उलझन के चिन्ह और गहरे हो गए। सुनील ने सिगरेट सुलगा ली। पता नहीं उस बिल्ली के एक्शन से तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? एकाएक प्रभुदयाल झुंझलाकर बोला, मेरी समझ में तो खाक भी नहीं आ रहा। हत्या के मामलों की छानबीन के सिलसिले में यह पहला मौका है जबकि मुझे इंसानों के एक्शनों के साथ साथ जानवरों के एक्शनों को भी समझने की ज़रूरत पड़ रही है। उस बिल्ली के एक्शन से तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? स्पष्ट कुछ बताते भी तो नहीं।
बताऊंगा, सुनील इत्मीनान से बोला, लेकिन जरा अपने सब इंस्पेक्टर के लौटने तक सब्र करो। प्रभुदयाल चुप हो गया। लगभग आधे घंटे बाद सब इंस्पेक्टर वापस लौटा। वो बेहद उत्तेजित था। उसके हाथ में एक जूते रखने वाला गत्ते का डब्बा था। सब इंस्पेक्टर ने वो डिब्बा खोला और उसे प्रभुदयाल के सामने मेज पर उलट दिया। गत्ते के डिब्बे में से एक 38 कैलिबर की रिवॉल्वर निकली थी। ये रिवॉल्वर, सब इंस्पेक्टर बोला, कालीचरण की किचन में रखे आटे के ड्रम में से बरामद हुई है। मैंने इस रिवॉल्वर का सीरियल नंबर फायर आर्म्स के रजिस्टर में चेक किया है। ये रिवॉल्वर आज से लगभग 13 साल पहले ईश्वरलाल ने खरीदी थी। आटे के ड्रम में ये रिवॉल्वर जरूर ईश्वरलाल साहब ने ही रखी होगी, कालीचरण ने उत्तेजित स्वर से बोला। इसी रिवॉल्वर से उन्होंने हीरानंद की हत्या की होगी। तुम्हें कैसे मालूम? प्रभुदयाल ने तेरु स्वर से पूछा। साहब ने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने हीरानंद की हत्या कर दी है। जी हाँ। क्यों? ये उन्होंने नहीं बताया। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझे साहब ने इस विषय में अपनी जुबान खोलने के लिए मना किया था, लेकिन अब जबकि रिवॉल्वर भी बरामद हो गई है तो मैंने सच्ची बात कह देना ही मुनासिब समझा है। प्रभुदयाल तत्काल कुछ नहीं बोला। कालीचरण, सुनील कालीचरण से संबोधित हुआ। हाँ बाबूजी, कालीचरण बोला। मेरी ओर देखो। कालीचरण सुनील की ओर देखने लगा। सुनील के नेत्र कालीचरण के चेहरे पर टिक गए। कालीचरण, सुनील अपने एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। जी? कालीचरण सक पकाकर बोला, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। आटे के ड्रम में रिवॉल्वर ईश्वरलाल ने नहीं, तुमने रखी थी। क्या कह रहे हो बाबूजी? भला मेरे पास रिवॉल्वर कहाँ से आएगी? ऐसे भोला बनने से कोई फायदा नहीं होगा कालीचरण। तुम्हारा झूठ खुल चुका है। अब ईश्वरलाल को जीवित साबित करने की तुम्हारी स्कीम एकदम फेल हो चुकी है। ईश्वरलाल को मरे 10 साल हो चुके हैं। ये झूठ है, कालीचरण उस स्वर से बोला। ईश्वरलाल साहब जीवित हैं और पिछली रात को वो मेरे क्वार्टर पर थे। ये झूठ है। कल रात तुम्हारे क्वार्टर पर कोई नहीं आया था। तुमने अपने क्वार्टर पर ईश्वरलाल की आगमन की कहानी सिर्फ ईश्वरलाल को जीवित साबित करने के लिए घड़कर सुनाई है। ये एकदम गलत बात है। कल रात ईश्वरलाल साक्षात मेरे कमरे में मौजूद थे। साइलेंस, एकाएक प्रभुदयाल बोला। तुम चुप रहो कालीचरण, मुझे सुनील से एक दो बात पूछने दो। सुनील, तुम किस आधार पर यह दावा करते हो कि ईश्वरलाल जीवित नहीं है? हर बात इसी ओर संकेत कर रही है, सुनील बोला। हीरानंद की लाश के पास मिला ईश्वरलाल का निजी सामान ही ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि ईश्वरलाल मर चुका है और उसको ज़बरदस्ती जिंदा साबित करने की कोशिश की जा रही है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ईश्वरलाल का रुमाल जिस लॉन्ड्री का धुला हुआ था उसे अपना धंधा बंद किए हुए भी 6 साल हो चुके हैं। कोई आदमी एक ही रुमाल इतने लंबे अरसे तक इस्तेमाल करता नहीं रह सकता। ईश्वरलाल के फाउंटेन पेन की स्याही तुमने खुद स्वीकार किया है कि सूखी हुई थी और उसकी घड़ी को शाम के 4 बजे चाबी दी गई है, जैसा कि साधारणतया कोई आदमी नहीं करता। उस घड़ी को चाबी किसी और ने दी थी ताकि उसे ईश्वरलाल के इस्तेमाल में आती हुई घड़ी साबित किया जा सके। और उसके अतिरिक्त बिल्ली के एक्शन तो निर्विवाद रूप से ये सिद्ध करते हैं कि कालीचरण के क्वार्टर में कालीचरण के अतिरिक्त कोई नहीं था। कैसे? प्रभुदयाल के मुंह से अपने आप निकल गया। मैंने पहले ही कहा है कि कल रात बहुत सर्दी थी, सुनील बोला। और कालीचरण के अपने कथानुसार उसे अपने बिस्तर में घुसने का मौका नहीं मिला था, लेकिन वहां से जाते समय वो पिछले कमरे में बिछे बिस्तर पर ईश्वरलाल को सोया छोड़कर गया था। जब बिल्ली को आटे के ड्रम से निकालकर बाहर फेंका गया था तो वो पहले पिछले कमरे में पीछे बिस्तर पर कूदी थी, जिस पर कालीचरण के कथानुसार ईश्वरलाल सोया हुआ था। लेकिन बिल्ली सामने के कमरे के उस बिस्तर पर सोई पाई गई थी, जिसमें कालीचरण के कथानुसार उसे घुसने का भी मौका नहीं मिला था। बिल्ली का ये एक्शन साफ जाहिर करता है कि कालीचरण झूठ बोल रहा है। वास्तव में पिछले कमरे के बिस्तर पर कोई नहीं सोया था, इसलिए वो बिस्तर ठंडा था, लेकिन सामने के कमरे के बिस्तर पर कोई सोया था, इसलिए कि वो गर्म था। कालीचरण झूठ बोलता है कि ये कल रात सिनेमा का आखिरी शो देखने गया था। कल रात ये अपने बिस्तर में मौजूद था और बिल्ली भी इसके साथ बिस्तर में थी। फिर कालीचरण बिस्तर से निकलकर कहीं चला गया। वापस लौटकर ये किचन में आ गया। बिल्ली बिस्तर में से निकलकर उसके पीछे हो ली। कालीचरण ने आटे का ड्रम खोला तो बिल्ली शरारत से या किसी और वजह से आटे के ड्रम में कूद गई। कालीचरण ने आटे से लिथड़ी बिल्ली को ड्रम से निकालकर बाहर फेंक दिया। बिल्ली किचन से निकलकर पिछले कमरे के बिस्तर पर कूदी, लेकिन वहां टिकी नहीं क्योंकि वो बिस्तर ठंडा था। तभी उसे सामने के कमरे के गर्म बिस्तर की याद आई और वो पिछले कमरे के बिस्तर से कूदकर सामने के कमरे के बिस्तर पर आ गई और वहीं पर वो बाद में सोई पड़ी पाई गई। बिल्ली का ये एक्शन साफ जाहिर करता है कि पिछले कमरे में ईश्वरलाल के सोए होने की बात सरासर गलत है। ये सब बकवास है, कालीचरण चिल्लाकर बोला। इन किताबी बातों से आप मुझे झूठा साबित नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूँ कि पिछली रात को ईश्वरलाल साहब मेरे क्वार्टर पर ही थे और उन्होंने रिवॉल्वर आटे के ड्रम में छिपाई थी। बिल्कुल,
लेकिन अगर रिवॉल्वर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले और आटे के ड्रम पर भी या सारे क्वार्टर में कहीं भी ईश्वरलाल की उंगलियों के निशान ना मिले तो? मुझे इन बातों की समझ नहीं, कालीचरण एकाएक हकलाकर बोला। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने जो कहा है सच कहा है। रिवॉल्वर लेबोरेटरी में ले जाओ, प्रभुदयाल ने सब इंस्पेक्टर को आदेश दिया। सब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर पूर्ववत कत्ते के डिब्बे में बंद की और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन सुनील, रमाकांत शायद पहली बार बोला, ईश्वरलाल को जिंदा साबित करने की इसे क्या जरूरत है? इसको नहीं, सुनील बोला। ईश्वरलाल को जिंदा साबित करने की जरूरत किसी और को है। किसको? प्रभुदयाल ने पूछा। विद्या को, सुनील ने बोला। ईश्वरलाल की वसीयत के अनुसार उसकी तमाम चल और अचल संपत्ति जो लाखों की है, रोशनलाल, मधु और विद्या में 3 बराबर भागों में बांटी जाने वाली थी। लेकिन क्योंकि ईश्वरलाल को मृत साबित करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए विद्या सारी जायदाद पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी हुई थी। फिर रोशनलाल को मालूम हुआ कि 7 साल तक अगर किसी आदमी की खोज खबर ना मिले तो कानून की निगाह में उसे मृत समझ लिया जाता है। अर्थात आज ईश्वरलाल के गायब होने के 10 साल बाद रोशनलाल और मधु विद्या को जायदाद के बंटवारे के लिए मजबूर कर सकते थे, जबकि विद्या रोशनलाल को एक ढेला नहीं देना चाहती थी। तभी उसने ईश्वरलाल को जिंदा साबित करने की स्कीम तैयार की और एक तीर से कई शिकार कर डाले। अगर आज की तारीख में ईश्वरलाल जीवित हो जाए तो वो जायदाद का बंटवारा रोक सकती थी। विद्या ने और क्या किया? मैं तुम्हें सारी कहानी शुरू से सुनाता हूँ। मेरी कहानी का आधार 90% तथ्य और केवल 10% अनुमान है। बोलो। ईश्वरलाल का पुराना सेक्रेटरी हीरानंद विद्या को 10 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। विद्या ब्लैकमेल की रकमें अदा कर करके इस हद तक तंग आ चुकी थी कि उसने हीरानंद की हत्या करने का फैसला कर लिया। अपने मालिक कालीचरण की मदद से उसने एक ऐसी मास्टरपीस स्कीम बनाई जिससे उसका हीरानंद से पिंड भी छूट जाए और साथ ही ये भी सिद्ध हो जाए कि उसकी हत्या ईश्वरलाल ने की है, यानी कि ईश्वरलाल आज भी जिंदा है। कल हीरानंद ने और धन के लिए विद्या को फ़ोन किया और कल ही विद्या ने अपनी स्कीम पर काम करने का फैसला कर लिया। सबसे पहले विद्या के कहने पर कालीचरण ने मधु को फ़ोन किया और उसे कहा कि वो उसका 10 साल से गायब चाचा ईश्वरलाल है। विद्या ने कालीचरण को कुछ ऐसी बातें भी बता दी थी जिनकी मधु के कथानुसार किसी बाहरी आदमी को जानकारी नहीं हो सकती थी। लेकिन फ़ोन मधु को क्यों किया गया? प्रभुदयाल बोला। रोशनलाल को क्यों नहीं किया गया? क्योंकि रोशनलाल कालीचरण की आवाज़ पहचान सकता था। वो ये जान सकता था कि दूसरी ओर से उसका भाई नहीं बोल रहा। लेकिन मधु के लिए अपने गायब चाचा की आवाज़ पहचान पाना असंभव था, क्योंकि ईश्वरलाल के गायब होने के समय मधु केवल 10 साल की बच्ची थी। इतनी छोटी बच्ची को कोई आवाज़ 10 साल बाद भी याद रही हो, यह संभव नहीं था। खैर, फिर शाम को विद्या ने बिल्ली को जहर दे दिया। क्यों? क्योंकि विद्या मधु को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। उसे मालूम था कि मधु मरणासन बिल्ली को लेकर अस्पताल ज़रूर जाएगी और इस प्रकार किसी को मालूम नहीं हो सकेगा कि विद्या भी कोठी से बाहर गई थी। उसी वक्त रोशनलाल वहाँ आ टपका था, लेकिन वो भी मधु के साथ चला गया था, इसलिए वो विद्या के लिए मुश्किल नहीं बन पाया था। कोठी से मधु के रवाना होते ही विद्या ने अपने पति का एक रुमाल, फाउंटेन पेन और घड़ी वगैरह निकाली और उसकी रिवॉल्वर संभाली। फिर नेपियन हिल की ओर रवाना हो गई, जहाँ उसने हीरानंद से मिलने का वादा किया था। हीरानंद नेपियन हिल पर पानी की टंकी के पास कार में बैठा विद्या के रुपए लेकर आने का इंतजार कर रहा था। विद्या आई, उसने रिवॉल्वर से हीरानंद को शूट कर दिया और ईश्वरलाल के निजी सामान की रुमाल में पोटली सी बनाकर उसे लाश के पास छोड़ दिया। वापस आकर उसने रिवॉल्वर अपने कमरे में छुपा दी। अपने को संदेह से एकदम परे करने के लिए स्वयं भी जहर खा लिया और अस्पताल पहुंच गई। वहां उसका तुमसे सामना हुआ। तुमने उसे बताया कि तुम उसकी कोठी से होकर आ रहे हो और तुमने उसकी रूम की, दवाइयों की और केबिन की तलाशी ली है और साथ ही तुमने उसे यह बताया कि तुम किसी सूत्र की तलाश में सारी कोठी की बड़ी बारीकी से तलाशी करवाने वाले हो। विद्या ये बात सुनकर घबरा गई। अगर सारी कोठी की तलाशी होती तो उसके कमरे में छुपी वो रिवॉल्वर जिससे हीरानंद का खून हुआ था तुम्हारे हाथ में ज़रूर पड़ जाती। विद्या उस रिवॉल्वर को अपने कमरे से हटाने के लिए वापस कोठी पर जा नहीं सकती थी, क्योंकि डॉक्टर उसे बिस्तर से हिलने की इजाज़त नहीं दे रहा था और तुम भी उस कमरे पर पहरा बिठवा आए थे। उस आशंका की घड़ी में विद्या को फिर कालीचरण की याद आई। सुनील ने देखा कालीचरण एकाएक बहुत व्याकुल दिखाई देने लगा था। फिर प्रभुदयाल मंत्रमुग्ध स्वर से बोला, विद्या के अस्पताल के कमरे में टेलीफोन था और कालीचरण के क्वार्टर के पास के एक 24 घंटे खुले रहने वाले रेस्टोरेंट में टेलीफोन है। रेस्टोरेंट का मालिक कालीचरण का फ़ोन आने पर उसे क्वार्टर से बुलवा देता है। विद्या ने तुम्हारे अस्पताल से विदा होते ही उस रेस्टोरेंट में कालीचरण को फ़ोन किया और उसे कहा कि वो फ़ौरन कोठी पर जाए और खिड़की के रास्ते उसके कमरे में घुस जाए और उसमें छुपे रिवॉल्वर निकाल लाए। कालीचरण ने आज्ञा का पालन किया। वो फ़ौरन कोठी पहुंचा
और खिड़की के रास्ते विद्या के कमरे में घुस गया। वहाँ अंधेरे में उससे एक स्टूल उलट गया। उस आवाज़ को कवर करने के लिए उसने विद्या की चाल की नकल करने की कोशिश की, ताकि आवाज़ सुनने वाला यही समझे कि विद्या ही अपने कमरे में है। लेकिन मधु को मालूम था कि विद्या अस्पताल में है। वो समझ गई कि विद्या के कमरे में कोई चोर है। वो गोरखे चौकीदार को लेकर विद्या के कमरे में पहुंची। उस वक्त तक कालीचरण रिवॉल्वर अपने अधिकार में कर भागने की तैयारी कर रहा था। गोरखा कमरे की बत्ती जलाने वाला था। इसने गोरखे पर गोली चला दी और फिर फौरन वहां से भाग निकला। ये सीधा अपने क्वार्टर पर पहुंचा और वहां इसने आटे के ड्रम में रिवॉल्वर छुपा दी। लेकिन बिल्ली की वजह से इसकी पोल खुल गई। आखिरी शो देखकर आने की बात इसने सरासर झूठ कही थी। वास्तव में जिस समय इसे विद्या का फोन आया था उस समय कालीचरण अपने बिस्तर में था और इसलिए उसका बिस्तर गर्म था। ये बात रेस्टोरेंट के उस कर्मचारी की सहायता से भी सिद्ध की जा सकती है जो कालीचरण को टेलीफोन के लिए बुलाने आया था। सुनील एक क्षण को रुका और फिर बोला। इसके बाद कालीचरण ने पिछले कमरे में बिस्तर बिछाया। बिस्तर पर यूं सिलवटें डाल दी जैसे उस पर कोई सोया रहा हो। उस बिस्तर के पास इसने एक तिपाई रखी, उस पर एक कांच की प्लेट रखी और उसमें एक सिगार का अधजला टुकड़ा सजा दिया, ताकि देखने वाले को ये लगे कि वो सिगार ईश्वरलाल पीता रहा था। उसके बाद कालीचरण टैक्सी पर सवार होकर विद्या की कोठी पर पहुंचा। वहां उसको उम्मीद थी कि वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा और बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से वो पुलिस को बताएगा कि ईश्वरलाल उसके क्वार्टर पर मौजूद है। पुलिस कालीचरण के क्वार्टर पर पहुंचती तो उसे यही लगता कि ईश्वरलाल वहां था, लेकिन कालीचरण के क्वार्टर से जाने के बाद उसकी नींद खुल गई थी। कालीचरण को गायब पाकर वो संदिग्ध हो उठा था और फिर कालीचरण के क्वार्टर से भाग निकला था। लेकिन संयोगवश कालीचरण पुलिस के हाथ में पड़ने के स्थान पर मेरे और रमाकांत के हाथ में पड़ गया। उसको किसी को तो ईश्वरलाल के अपने क्वार्टर में मौजूद होने की कहानी सुनानी ही थी, अतः उसने वो कहानी मुझे सुना दी। तुम्हें क्यों? हालत की मजबूरी थी। अपने कथानुसार ये वहाँ विद्या से बात करने आया था, जबकि इसे मालूम था कि विद्या अस्पताल में है। इसे अपेक्षा थी कि इसका पुलिस से सामना हो जाएगा और ये भारी अनिच्छा और मजबूरी जाहिर करता हुआ पुलिस को बता देगा कि ईश्वरलाल इसके क्वार्टर में है। प्रत्यक्ष तो इसे ये जाहिर करना था कि पुलिस के संपर्क में आने की इसे कोई इच्छा नहीं है। हमें वो कहानी इसने इसलिए सुनाई क्योंकि उसे विश्वास था कि हम इस कहानी को आगे पुलिस तक पहुंचाएंगे। लेकिन जब मैं इसे पंजाब होटल में छोड़ आया तो इसे चिंता होने लगी कि कहीं हम पुलिस तक ये कहानी पहुंचाने में ज़रूरत से ज़्यादा देर न कर दें। इस बात का हल इसने ये निकाला कि मेरे होटल से रवाना होते ही इसने तुम्हें एक गुमनाम टेलीफोन किया और बताया कि मैंने एक महत्वपूर्ण गवाह को यानी कि इसे पंजाब होटल में पुलिस की निगाहों से छुपा कर रखा हुआ था। परिणाम स्वरूप पुलिस ने पंजाब होटल जाकर इसे अपने अधिकार में कर लिया। फिर इसने ईश्वरलाल के अपने क्वार्टर पर आने की कहानी फिर दोहरा दी। कमाल है, प्रभुदयाल कालीचरण को घूरता हुआ बोला। यानी कि इसने खुद ही अपने बारे में हमें फ़ोन किया? बिल्कुल, मेरे और इसके सिवाय कोई तीसरा आदमी जान ही नहीं सकता था कि एक महत्वपूर्ण गवाह है और पंजाब होटल में ठहरा हुआ है। यह भी तो हो सकता है कि किसी ने जे कॉलोनी से ही पंजाब होटल तक तुम्हारा पीछा किया हो। असंभव। रात के 3 बजे सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी। कहीं इक्का दुक्का ट्रैफिक भी मुश्किल से दिखाई देता था और मैं इस बारे में पूरा सावधान था कि कोई मेरा पीछा ना कर पाए। मेरा दावा है कि कल रात किसी ने मेरा पीछा नहीं किया था। कल रात के माहौल में मेरी जानकारी में आए बिना कोई मेरा पीछा कर ही नहीं सकता था। और फिर कालीचरण तुम्हारे सामने बैठा है, तुम इस बारे में इसी से सवाल क्यों नहीं करते? कल पुलिस को अपने बारे में गुमनाम टेलीफोन तुमने किया था कालीचरण? कालीचरण के मुंह से बोल नहीं फूटा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। प्रभुदयाल कुछ क्षण तक कालीचरण को घूरता रहा, फिर सुनील से संबोधित हुआ। लेकिन हीरानंद विद्या को किस आधार पर ब्लैकमेल कर रहा था? एक ही कारण हो सकता है। क्या? कोई बहुत बड़ा अपराध जो विद्या ने किया हो और जिसकी खबर हीरानंद को लग गई हो। कौन सा अपराध? आज से 10 साल पहले ईश्वरलाल की हत्या। विद्या को ईश्वरलाल से कोई मोहब्बत नहीं थी। ईश्वरलाल की दौलत हत्याने के लिए उसने इतनी चतुराई से उसका खून किया था कि किसी को लेश मात्र भी संदेह नहीं हुआ था। हर कोई यही समझता रहा था कि ईश्वरलाल बीवी से तंग आकर किसी जवान लड़की के साथ भाग गया था, जबकि वास्तव में वो विद्या की मेहरबानी से दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। आज से 10 साल पहले कालीचरण अपने भाई देवीचरण के साथ ईश्वरलाल की कोठी में रहता था। देवीचरण कैंसर का रोगी था और वो किसी भी क्षण मर सकता था। विद्या को भी ये बात मालूम थी। जिस रात को देवीचरण मरा उसी रात को विद्या ने ईश्वरलाल की हत्या कर दी। कालीचरण ने मुझे बताया था कि देवीचरण की लाश को अपने गांव दीनानगर ले जाने के लिए इसे ईश्वरलाल ने रुपए दिए थे, जबकि वास्तव में ईश्वरलाल खुद भी मर चुका था और वे रुपए कालीचरण को विद्या से मिले थे। कालीचरण दुनिया की निगाहों में अपने भाई की लाश लेकर दीनानगर रवाना हो गया, जबकि वास्तव में ये अपने साथ ईश्वरलाल की ले जाई गई लाश का चुपचाप दीनानगर में दाह संस्कार कराया।
देवीचरण की लाश को यहाँ चुपचाप नगर से बाहर फेंकवा दिया गया। बाद में कॉरपोरेशन वालों को वो लाश मिली, लेकिन कोई भी उसकी शिनाख्त करने वाला नहीं था। इसलिए उस लाश को लावारिस समझकर उसका क्रियाक्रम कॉरपोरेशन द्वारा कर दिया गया था। हीरानंद उन दिनों कोठी में ही रहता था। उसे इस सारे सिलसिले की या इसकी एक कड़ी की भनक लग गई थी और इसी आधार पर तब तक विद्या को ब्लैकमेल करता रहा जब तक कि विद्या ने उसकी हत्या नहीं कर दी। सुनील एक क्षण चुप रहा और फिर बोला, इस सारे केस में कालीचरण की होशियारी की जितनी तारीफ की जाए कम है। उसकी होशियारी का सबसे बड़ा कमाल यही था कि इसने मेरे सामने एक बेहद नासमझ आदमी का अभिनय किया था। अगर मुझे पहले से ही संदेह ना होता कि ईश्वरलाल मर चुका है तो शायद मैं इसकी बात पर हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम वक्ती तौर पर विश्वास कर ही लेता। तुम्हें पहले से ही संदेह था कि ईश्वरलाल मर चुका है? प्रभुदयाल हैरानी से बोला। हाँ, और इस संदेह का क्या आधार था? ईश्वरलाल के गायब होने के 2-3 महीने बाद मधु को एक पिक्चर पोस्ट कार्ड मिला था जिसके एक और डल लेक का दृश्य छपा हुआ था और दूसरी ओर ईश्वरलाल की हैंडराइटिंग में लिखा था, प्रिय मधु, समय बहुत आनंद से गुजर रहा है। तुम्हें शायद विश्वास ना हो, लेकिन यह हकीकत है कि हमें सबसे ज्यादा मजा तैरने में आ रहा है। तुम्हारा चाचा ईश्वरलाल। इस पत्र की इबारत ही निर्विवाद रूप से यह जाहिर करती है कि ईश्वरलाल पहले ही मर चुका था और वो पत्र उसके द्वारा नहीं भेजा गया था। लेकिन तुम कहते हो कि हैंडराइटिंग ईश्वरलाल की थी, लेकिन वो पत्र उसने निश्चय ही जनवरी 1960 से पहले कभी लिखा होगा। जब वो विद्या के साथ श्रीनगर गया था तब उसने ये पत्र मधु के नाम लिखा था, लेकिन उसे शायद डाक में डालना भूल गया था और वो उसकी जेब में ही पड़ा रह गया था। मधु को वो पत्र ईश्वरलाल के गायब होने के 2-3 महीने बाद अर्थात गर्मियों में मिला था। पत्र में लिखा है कि तुम्हें शायद विश्वास ना हो, लेकिन यह हकीकत है कि हमें सबसे ज़्यादा मज़ा तैरने में आ रहा है। प्रभुदयाल, तुम खुद सोचो कि अगर किसी को गर्मियों के मौसम में तैरने में मज़ा आ रहा है तो इसमें विश्वास ना होने वाली कौन सी बात है? ईश्वरलाल का तुम्हें विश्वास ना हो लिखना ही निर्विवाद रूप से ये जाहिर करता है कि पत्र सन 59 की गर्मियों में लिखा गया था, लेकिन ईश्वरलाल उसे डाक में डालना भूल गया था। ईश्वरलाल की हत्या के 2 महीने बाद किसी प्रकार विद्या के हाथ वो पत्र लगा। विद्या को ईश्वरलाल के गायब होने की कहानी को एक बड़ा ही कलात्मक टच देने का मौका मिल गया। उसने उस पत्र के साथ किसी को, शायद कालीचरण को ही श्रीनगर भेजा और वहां से पत्र को डलवा दिया। मधु को पत्र मिला और उसे विश्वास हो गया कि उसका चाचा ईश्वरलाल वाकई किसी जवान लड़की के साथ भाग गया है और इस वक्त श्रीनगर में है। पत्र की इबारत में हम शब्द का प्रयोग जाहिर करता है कि ईश्वरलाल के साथ श्रीनगर में कोई और भी था, जबकि वो और कोई जवान लड़की नहीं, खुद विद्या थी और ये 5-6 महीने पहले की बात थी। विद्या ने तुम्हें इस तस्वीर में क्यों फिट किया? क्योंकि उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो हीरानंद की हत्या के बाद लाश की सूचना पुलिस को दे सके। नेपिन हिल पर पानी की टंकी एकदम सुनसान जगह में है। हीरानंद ने विद्या को वहीं मुलाकात के लिए बुलाया था। कल रात 9 बजे अगर ब्लिस होटल में मधु अकेली जाती और वहां उसे संदेश मिलता कि वो अब नेपियन हिल पर पानी की टंकी के पास चली जाए तो शायद वो अकेली कभी नहीं जाती। रोशनलाल जो था, रोशनलाल तो संयोग वैसी तस्वीर में फिट हो गया था। विद्या को यह आशा नहीं थी कि ईश्वरलाल का नकली फोन आने के बाद मधु सारी बात रोशन को भी बता देगी। आई सी। सुनील चुप हो गया। कितनी देर कोई कुछ नहीं बोला। अंत में प्रभुदयाल कालीचरण की ओर घूमा और कर्कश स्वर से बोला, सुनील ने अभी जो कुछ कहा है तुमको उस बारे में कुछ कहना है? कालीचरण के मुंह से बोल नहीं फूटा। अब तमाम बातें तुम अपनी जुबान से दोहराओ ताकि हमें मालूम हो सके कि सुनील ने जो 10% अनुमान लगाए हैं वे किस हद तक गलत हैं। नहीं, अभी जरा ठहरो, तुम दोनों फुटो यहाँ से। उसका इशारा सुनील और रमाकांत की ओर था। प्रभुदयाल ने एक सिपाही को संकेत किया और बोला, साहब लोगों को हेडक्वार्टर की इमारत से बाहर छोड़ाओ। आओ रमाकांत प्यारे। सुनील अपने स्थान से उठता हुआ बोला, शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा। पुलिस वालों की यारी हरजाई औरत जैसी ही है। दोनों इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के कमरे से बाहर निकल आए। सोनू के बच्चे, रास्ते में रमाकांत बोला, इस बार तुमने मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मरे तो नहीं हो? सुनील बोला। रमाकांत चुप रहा। विद्या ने अपना अपराध कबूल कर लिया। कालीचरण के बयान के बाद उसका झूठ बोल पाना संभव नहीं था। पुलिस को आटे के ड्रम से बरामद रिवॉल्वर पर कालीचरण की उंगलियों के निशान मिले थे और आटे के ड्रम पर भी केवल कालीचरण की ही उंगलियों के निशान थे। विद्या को 2 हत्याओं के इल्जाम में फांसी की सजा हुई। कालीचरण को 5 साल की सजा हुई। ईश्वरलाल की सारी जायदाद कानूनी तौर पर रोशनलाल और मधु में बराबर बांट दी गई। रोशनलाल ने एक मोटी रकम सुनील को इनाम में देनी चाहिए, जिसे लेने से उसने साफ इनकार कर दिया और जिसकी वजह से उसे रमाकांत की कम से कम 1000 गालियां खानी पड़ी, क्योंकि रमाकांत के कथा अनुसार आते हुए नकदों से मुंह फेरना भगवान से मुंह फेरना था। समाप्त। तो दोस्तों, ये था दूसरी हत्या नॉवल का आखिरी भाग, जो रोमांच और रहस्य से भरा हुआ था।
आप लोगों को ये नॉवल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।